हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस कर रही हूँ। हमारे नर्सिंगमैन सोसाइटी लिमिटेड का ये केस है और कर्नाटका अपीलेंट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जजमेंट सुनाई है जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये जो है केस चला है। नाउ दोस्तों, इस केस के जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि जो गवर्नमेंट है उसने नर्सरीमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लिमिटेड को गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग का काम दिया। जो हमारी नर्सरीमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है उसका जो मेन काम है वो है गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग का। तो उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला गवर्नमेंट की तरफ से। नर्सरीमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आगे इसका कुछ पार्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि आगे एक सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। अब यहाँ पे जो इशू हुआ वो इम्पोर्टेंट जो इशू था वो क्या था? द फैक्ट्स आर दैट अपीलिएंट हैज़ रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट departments like BBMP and KSRTC for undertaking gardening and landscaping activity. In order to execute the work, the applicant has engaged subcontractors. तो उसने वो पूरा करने के लिए उस काम को subcontractors को हायर किया. The subcontractors bill the applicant for gardening and landscaping work done at the government department. अब जो subcontractor थे उन्होंने बिलिंग की नर्सरीमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को और नर्सरीमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने बिलिंग की गवर्नमेंट को। तो जो नर्सरीमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने गवर्नमेंट को बिलिंग की वो जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट है, क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन 12/2017 कहती है कि अगर आप गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो एग्जम्प्ट है। तो वहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब पॉइंट यहाँ पे उठा कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर ने नर्सरीमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को बिलिंग की, क्या वो भी एग्जम्प्ट होगी? The subcontractor bill the applicant for gardening and landscaping work done at government department. The applicant in turn bill the government department in terms of contract given to them. The issue is to determine whether the supply of service by subcontractor to the applicant for executive gardening and landscaping work for government department is exempt from GST. तो आपको यहाँ पे कंसर्न समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ इशू जो था वो ये था कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे नर्सरीमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो बिलिंग की है क्या वो भी जीएसटी से एग्जम्प्ट है। तो यहाँ पे उसको जानने के लिए नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 को एक बार देखेंगे। उसकी जो एंट्री नंबर 3 है वो कहती है डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस, कौन सी सर्विस एग्जम्प्ट है? प्योर सर्विस excluding work contract service or other composite supplies service involving supply of goods provided to central government, state government, union territory or local authority or government authority by way of any activity in relation to any function entrusted to panchayat under article 243G of the constitution or in relation to function entrusted to a municipality under article 243W of the constitution. तो अगर आप प्योर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अदर देन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या कंपोजिट सप्लाई सर्विस गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन अथॉरिटी को, लोकल सर्विस को, तो इन सभी को एग्जम्प्ट रखा गया था इस नोटिफिकेशन में। साथ ही साथ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंस्टिट्यूट नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सैट कंपोजिट सप्लाई। अगर आप कंपोजिट सप्लाई कर रहे हो तो गुड्स की वैल्यू 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उस टोटल सप्लाई की वैल्यू से। तो जो भी टोटल सप्लाई की वैल्यू है आपकी गुड्स की वैल्यू उस सप्लाई की वैल्यू से 25% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टू दी गवर्नमेंट, स्टेट अथॉरिटी, यूनियन अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी को अगर आप देते हो। तो ये नोटिफिकेशन आई थी। नाउ एनालिसिस ऑफ द 2 एंट्री। अब इस नोटिफिकेशन की एंट्री नंबर 3 और 3A को अगर हम देखें तो एग्जम्पशन इज़ अवेलेबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। एग्जम्पशन सिर्फ किन सर्कमस्टांसिस में मिलेगी? द सर्विस सप्लाई शुड बी प्योर सर्विस और कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जहाँ पे गुड्स की वैल्यू टोटल सप्लाई वैल्यू से 25% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, सप्लाई जो होनी चाहिए गवर्नमेंट को होनी चाहिए, लोकल अथॉरिटी को होनी चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी को होनी चाहिए या गवर्नमेंट एंटिटी को होनी चाहिए।
थर्ड जो पॉइंट है, द सर्विस सप्लाई शुड बी वाई ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243G और म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही 3 जो सर्विस हैं वो यहाँ पे एग्जम्प्ट हैं। अगर हम इस नोटिफिकेशन को देखें, इन द इंस्टेंट केस द इशू बीन एग्जामिन्ड इज वेदर सर्विस सप्लाइड बाय सब कॉन्ट्रैक्टर टू द अपीलियंट हु इज़ इन रिसिप्ट ऑफ सर्विस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। तो क्या जो अपीलियंट को सर्विस दी है, नर्सिमैन प्राइवेट लिमिटेड को, नर्सिमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को जो सर्विस दी है सब कॉन्ट्रैक्टर ने, क्या वो एग्जम्प्ट है? तो एंट्री जो सीरियल नंबर 3 और 3A की है वो सिर्फ और सिर्फ किन पर अप्लाई हो रही है? गवर्नमेंट पर हो रही है, लोकल अथॉरिटी पर हो रही है, गवर्नमेंट अथॉरिटी पर हो रही है। इन द इंस्टेंट केस अपीलियंट हु इज़ इन द रिसिप्ट ऑफ सप्लाई फ्रॉम द सब कॉन्ट्रैक्टर इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर ने सर्विस दी है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी है, वो ना तो गवर्नमेंट को दी है, ना किसी लोकल अथॉरिटी को दी है, ना ही किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को दी है। तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो है, तो when this criteria of notification is not satisfied, the subcontractor or supply of service will not be eligible for exemption under entry 3 and 3A of the said notification। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है जो उस नोटिफिकेशन में दिया गया है तो वो सप्लाई एग्जम्प्ट नहीं है। It is the argument of the appellant if exemption is not available to the subcontractor। अब जो अपीलियंट है उसने आर्ग्यूमेंट किया कि ठीक है, अगर आप इसे एग्जम्प्ट नहीं करेंगे, ये एग्जम्प्ट नहीं है, देन GST पेड बाय अपीलियंट ऑन द इनवर्ट सप्लाई फॉर सब कॉन्ट्रैक्टर विल बिकम कॉस्ट टू देम। कि अगर आप कह रहे हैं कि ये सर्विस एग्जम्प्ट नहीं है तो ये मेरे लिए एक कॉस्ट बन गई। नर्सरीमैन ने क्या कहा, ये मेरे लिए जो GST मैं पे करूँगा सब कॉन्ट्रैक्टर को वो मेरे लिए कॉस्ट हो गई। Since they will not be eligible to avail ITC of the tax paid on inward supply for the reason outward supply made by them to the government is exempted, और ना ही जो उसने मुझे सप्लाई दी है मैं उसका ITC भी क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैं जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूँ वो एग्जम्प्ट है। We agree appellant will not be eligible for ITC on the inward supply from the contractor. We do not agree that this should be ground for allowing subcontractor to avail the benefit of exemption। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये ग्राउंड भी सामने रखते हैं कि वो आपके लिए कॉस्ट हो गई है और आप उसका ITC नहीं ले सकते, तब भी आपको कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिल सकता है। Now it is well settled that exemption notification are to be interpreted strictly as their eligibility। और कहा गया कि ये जो exemption notification है ये आपको strictly जो है इसको follow किया जाएगा। One cannot influenced by extraneous factor while determining person eligibility to an exemption notification। Therefore, on the strict interpretation of entry number 3 and 3A, we hold that supply by subcontractor to the appellant is not eligible for the benefit of exemption। तो यहाँ पे जो है अपीलेंट के सभी फैक्ट्स को किसी भी फैक्ट को माना नहीं गया और इस एग्जम्पशन को जो है नहीं दिया गया। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट केस जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में किया है डिस्कस। आई होप ये आपके लिए हो वीडियो बहुत ही यूज़फुल। आपके साथ इसी तरह के इम्पॉर्टेंट केसेस हम डिस्कस करते रहते हैं, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको देते रहते हैं। GST हो, इनकम टैक्स हो, MCA हो, बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर वीडियो शेयर करते रहिए ताकि सभी को इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके।